हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय केमिस्ट्री क्लासेस। सो कल हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में CFT स्टार्ट कर दिया था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्टार्ट कर दी थी, और आज हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा CFT से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाए। वैसे भी अब क्या बच्चा रह गया वो मैं बता दे रहा हूँ। हमारा थोड़ा सा CFT में एक दो पॉइंट बाकी हैं और आइसोमेरिज्म बाकी है, ठीक है। और छोटे छोटे पॉइंट हैं जैसे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, जो अब नहीं आते हैं, लेकिन क्या भरोसा कब आ जाएं, तो मैं वो थोड़ा सा पढ़ा दूंगा। मतलब आज दिन है ट्यूसडे शायद से, ठीक है, तो सैटरडे तक ख़त्म हो जाएगा। एक बात आपको और बतानी थी कि आप लोगों ने शायद से 10 चैप्टर ये लिख के भेजे हैं कि जो पेंडिंग हैं, ठीक है। तो इसमें से 5 चैप्टर मैं पढ़ा दूंगा, जिसमें से एक चल रहा है, और 5 चैप्टर आपके रंजन सर पढ़ा देंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी, और अब हम क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। तो हम लोगों ने कल CFT तक ख़त्म कर लिया था और स्प्लिटिंग देख ली थी। और मैंने कल आपको थोड़ा सा बता दिया था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ही बताया था मैंने आपको कि स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है, CFSE जिसको बोलते हैं, स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है, ठीक है। तो आज हम लोग स्प्लिटिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे। जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं हम वो देखेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि उसका कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। टेट्राहेड्रल में भी देखेंगे, और कोशिश करेंगे कि स्टेबिलिटी भी आज ही हो जाए। स्टेबिलिटी CFSE पे कैसे डिपेंड करती है। तो अगर ये 3 पॉइंट हो गए तो समझ लीजिए आपका CFT खत्म हो गया। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम उठाते हैं कि CFSE की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। CFSE का मतलब है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो कल मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ठीक है ना। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले CFSE की कैलकुलेशन देख लेते हैं, उसके बाद टेट्राहेड्रल में भी देख लेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में या जो स्प्लिटिंग होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ये 2 ऊपर हो जाते हैं और ये 3 नीचे हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था इसको बोलते हैं बैरी सेंटर, जहां पर स्प्लिटिंग एनर्जी को 0 मानते हैं, ठीक है। ये बैरी सेंटर है। यहाँ पर डेल्टा O का मतलब है ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे डेल्टा O का मतलब है ऑक्टाहेड्रल, और हम यहाँ पर जो हमारी CFSE है उसको क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। इसका मतलब ये है कि इससे ऊपर वालों को पॉजिटिव मानेंगे, उसके नीचे वाले को माइनस में मानते हैं। मैं देखो आपको बहुत ही शॉर्ट तरीका सिखा रहा हूँ इसको याद करने का। इससे ऊपर वालों को पॉजिटिव मानते हैं, इसके नीचे वाले को नेगेटिव मानते हैं। तो जब हम CFSE का फॉर्मूला लिखते हैं, डेल्टा O इक्वल टू लिखते हैं, तो देखिए क्या होता है। डेल्टा O इक्वल टू हमारा आता है, डेल्टा O इक्वल टू जब हमको लिखना होगा तो देखिए ये ऊपर है और ये 3 नीचे हैं, ये 2 ऊपर है। तो देखिए ऊपर वालों को हमें प्लस में लेना है, तो हम लिखते हैं प्लस का 0.6 इंटू, ये इसको क्या बोलते हैं बच्चों, EG ऑर्बिटल, और इसको क्या बोलते हैं, T2G। याद रखने का तरीका मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे 2 अल्फ़ाबेट है तो 2 अल्फ़ाबेट वालों को EG बोलेंगे, यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट है तो 3 वालों को T2G बोलेंगे। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, मतलब मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG, ठीक है, सॉरी -0.4, ठीक है। तो प्लस का 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG, माइनस का 0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला था, नीचे वाले को माइनस में मानते हैं, और प्लस x इंटू पेयरिंग एनर्जी। अगर कुछ पेयरिंग वगैरह हो रही है तो कितने पेयर बन रहे हैं उसको पेयरिंग एनर्जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। याद रखिए पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू आपको नहीं दी जाएगी, ये जब आपको सॉल्व करना होगा CFSE तो वो पेयरिंग एनर्जी के साथ ही लिखना होता है। अब देखो उसको याद करना बेहद आसान है। ऊपर कितने हैं, 2, तो ऊपर 2 है तो 0.6 इंटू 2 कितना आया। अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर कितना आएगा, प्लस का 1.2, और नीचे कितना है 4, और है कितने 3, तो जब नीचे आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 1.2, तो टोटल कितना हो गया, 0। इसी बेसिस पे इसको बनाया गया है, यानी इससे ऊपर वाले पॉजिटिव
तो 0.6 इंटू 2 प्लस का 1.2 और 0.4 इंटू 3 माइनस का 1.2, टोटल सम किया कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। हम एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेंगे और हम देखेंगे कि किसकी डेल्टा ओ क्या आ रही है। ठीक है, तो हम D1 से लेकर D10 तक देख लेंगे ऑक्टाहेड्रल में, चूंकि इसलिए देख लेंगे क्योंकि ऑक्टाहेड्रल का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए बताते हैं। तो अब हम एक एक करके, अब हम सिर्फ ये बनाएंगे, सिर्फ ये बनाएंगे और ये बार बार नहीं बनाएंगे, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा और फालतू का कोई काम हमारे पास नहीं है। तो हम CFSE का फॉर्मूला जरूर लिख लेते हैं ऊपर। CFSE का फॉर्मूला क्या आया था, -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G प्लस का 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG प्लस x इंटू पेयरिंग एनर्जी। ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सब लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए D1 में शुरू करते हैं, D1 से शुरू करते हैं और D1 में पहले WFL देखेंगे और D1 में ही सब हम SFL देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। D1 में WFL, तो ऊपर आपके 2 हैं और नीचे आपके 3 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं और यहाँ पर आपके 3 हैं। ठीक है बच्चों, आपको पता है D1, D2, D3 और D8, D9, D10 ये WFL और SFL का सेम आएगा ऑक्टाहेड्रल के केस में, ये आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन फिर भी हम चूंकि पेयरिंग एनर्जी में डिफरेंस आता है इसलिए हमको बताना होगा। तो ये D1 हो गया, ये D1 हो गया। ठीक है, तो आइए यहाँ पे निकालते हैं डेल्टा O इक्वल टू माइनस का 0.4 इंटू 1, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो माइनस का 0.4 इंटू 1। ठीक है, यहाँ पे T2G में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0 और पेयरिंग है नहीं तो 0, बाकी सब 0 हो गए। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर डेल्टा O निकालेंगे तो माइनस का 0.4 इंटू 1 आएगा। तो ये D1 के केस में हो गया बच्चों। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और D2 के केस में निकालेंगे। तो चलिए D2 के केस में निकालते हैं। D2 के केस में निकालेंगे तो D2 के केस में क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भर दो, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन भर दो, तो डेल्टा O इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 0.4 इंटू 2। यहाँ पे डेल्टा O कितना आएगा, माइनस का 0.4 इंटू 2। ठीक है, ये आ गया बिल्कुल। अभी तो देखिए D1, D2, D3 जब सेम होते हैं तो सेम ही वैल्यू चलेगी। आइए D3 के केस में निकाल लेते हैं। तो D3 के केस में निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो सब कुछ सेम चल रहा था। अब वैल्यूज में अंतर आएगा, अब वैल्यूज में अंतर आएगा। तो चलिए अब हम निकालेंगे किसके लिए, D4 के लिए। अब हम निकालेंगे किसके लिए, D4 के लिए। तो जब हम D4 के लिए निकालते हैं तो आपको पता है D4 WFL में क्या होता है कि ये दोनों के बीच में गैप कम होता है और SFL में गैप ज़्यादा होता है। जब गैप कम होता है तो ये चौथा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ सकता है, लेकिन जो यहाँ पर चौथा इलेक्ट्रॉन है इसकी पेयरिंग होनी पड़ती है ना, आपको मैंने कल बताया था, क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा है तो सोचता है कि पेयरिंग एनर्जी की वजह से पेयरिंग ही कर लो भैया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये जाएगा। चलिए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो डेल्टा O इक्वल टू आएगा माइनस का 0.4 इंटू 3 और प्लस का 0.6 इंटू 1। ठीक है, यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा O इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 0.4 इंटू 4। पेयरिंग वगैरह, हाँ अब यहाँ पर पेयरिंग भी हुई है। ठीक है, आइए अब बच्चों आप यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जो हम पेयरिंग करते हैं, जैसे हमको D4 में पेयरिंग देखनी है तो हम D4 के SFL में जब भी पेयरिंग देखेंगे तो हम D4 का WFL जरूर हमें याद होना चाहिए, क्योंकि जब हम पेयरिंग देखते हैं तो हम D4 उसके WFL के कंपेयर में देखते हैं। जैसे WFL में यहाँ एक भी पेयरिंग है, नहीं है, एक भी पेयरिंग नहीं है। यहाँ पे कितनी पेयरिंग है, एक पेयरिंग है, तो एक्स्ट्रा पेयर कितने हुए, 1। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे 3 पेयर हैं और यहाँ पे 2 पेयर हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 3 है, तो एक्स्ट्रा कितने हुए, 1। तो यहाँ पर केवल वो एक्स्ट्रा पेयर काउंट होगा, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर कितने पेयर हैं, एक, यहाँ पर कितने पेयर हैं, एक भी नहीं, तो एक्स्ट्रा कितने हो गए, 1। तो देखिए अब यहाँ पर EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0 प्लस 1 इंटू पेयरिंग एनर्जी, ये लिख देंगे 1 इंटू पेयरिंग एनर्जी। तो ये D4 का हो गया, ये आपका D4 का हो गया। आइए D5 की बात करते हैं। चलिए D5 की बात कर लेंगे। तो D5 के केस में क्या होगा, हमने यहां भरा और हमने यहां भर दिया। ठीक है,
अब देखिए बच्चों, यहां पर क्या हुआ, जब हम डेल्टा ओ निकालेंगे, डेल्टा ओ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, माइनस का 0.4 इंटू 3 और प्लस का 0.6 इंटू 2, ये जीरो आ जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए डेल्टा ओ की वैल्यू कब जीरो होगी। तो देखिए पहला केस तो जीरो तब होगी जब डी जीरो होगा। जब डी जीरो होगा तब तो ऑब्वियस ही बात है, चाहे WFL हो चाहे SFL हो, जीरो आनी है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है एक भी तो फिर कहाँ से T2G, EG और PE सब खत्म हो गया। D5 के केस में WFL में जीरो आ रही है। आइए चेक करते हैं क्या SFL में भी जीरो आ रही है, नहीं। यहाँ पे कितनी आएगी, माइनस का 0.4 इंटू 5, माइनस का 0.4 इंटू 5, ये आ गया D5 के केस में। चलिए इसको रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं। अब आ जाते हैं D6 के केस में, इसको रब कर देते हैं। अब आ जाते हैं D6 के केस में। तो अब D6 के केस में क्या होगा, यहां तो पेयरिंग हो गई और अब यहां पर भी पेयरिंग करनी पड़ेगी। आइए अब देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो CFSE लिखेंगे, डेल्टा O इक्वल टू हम अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, माइनस का 0.4 इंटू 5, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 4 है इलेक्ट्रॉन, -4, माइनस का 0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू 2 और प्लस पेयरिंग एनर्जी नहीं आएगी। पेयरिंग एनर्जी क्यों नहीं आएगी, वही मैं बताने जा रहा हूं। यहां पर पेयरिंग एनर्जी नहीं आएगी। आप सोचेंगे अरे यहां तो पेयर हो रहा है। अच्छा बच्चों ये बताओ, यहां पर पेयरिंग क्यों हो रही है, क्या पेयरिंग एनर्जी की वजह से हो रही है या हुंस रूल की वजह से हो रही है? सच बताइएगा, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? यहां पर जो पेयरिंग हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? क्या पेयरिंग एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, पेयरिंग एनर्जी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहां पर जो पेयरिंग हो रही है, यहां पर जो पेयरिंग हो रही है वो हुंस रूल की वजह से हो रही है, जबकि यहां पर जो पेयरिंग हो रही है वो पेयरिंग एनर्जी की वजह से हो रही है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि इसको ऊपर जाने का मौका नहीं मिल रहा है, इसको ऊपर जाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। जब ऊपर जाने का मौका नहीं मिला तो मजबूरी में इसको यहां आना पड़ा। ये अब भाई साहब मजबूरी में आए हैं। ये जो छठा इलेक्ट्रॉन है ये यहां नीचे क्यों आए हैं? क्योंकि भैया ऊपर भर गए हैं। अब हुंस ये कहता है कि जब पहले सब भरो फिर पेयरिंग करो। तो याद रखिएगा कि WFL में जो पेयरिंग होती है वो हुंस के हिसाब से होती है, जबकि SFL में जो पेयरिंग होती है वो पेयरिंग एनर्जी के लिए होती है। तो यहाँ पर कोई भी पेयर नहीं आएगा, याद रखिए। आइए यहाँ पे चेक कर लेते हैं, आइए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो डेल्टा O इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो माइनस का 0.4 इंटू 6, चूंकि EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कितने पेयर हैं, 1, और यहाँ पे कितने पेयर हैं, 3, तो एक्स्ट्रा पेयर कितने हुए, 2, तो यहाँ पर कितना क्या आएगा, +2 इंटू पेयरिंग एनर्जी, क्या आएगा, 2 इंटू पेयरिंग एनर्जी। ये आ गया समझ में, ये आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, CFSE हो गया, आगे बढ़ते हैं, D7 का केस करेंगे। अब हम लोग D7 का केस करेंगे। तो D7 पहले रब कर दें, ये है ना, तुरंत रब कर दो। D7 का केस करेंगे तो आइए देखें यहां पर क्या होगा, D7, और यहां पर अब पहला इलेक्ट्रॉन ऊपर गया है, ठीक। तो यहां पे कैलकुलेट करें CFSE, यहां पे कैलकुलेट करें CFSE, तो ये कितना आएगा, माइनस का 0.4, माइनस का 0.4 इंटू 1 2 3 4 5 इंटू 5 प्लस 0.6 इंटू 2, और कोई पेयरिंग एनर्जी यहाँ का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। यहाँ पे देखते हैं CFSE में तो क्या आएगा बच्चों, 6 माइनस का 0.4 इंटू 6 प्लस का 0.6 इंटू 1। अब यहाँ पे पेयर देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो कितने एक्स्ट्रा पेयर है, 1 एक्स्ट्रा पेयर है, तो +1 इंटू पेयरिंग एनर्जी। तो ये हो गया D7, ठीक है। अब D7 के बाद अब हम भरेंगे D8, D7 के बाद अब हम भरेंगे D8, ठीक है। तो चलिए मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं, मैंने इसको रब कर दिया, और अब हम भरेंगे D8। तो चलिए D8 भरते हैं। तो देखिए यहां पर आ गया D8 और यहां पर आ गया D8, देखिए दोनों सेम हो गए। तो मैंने बताया था ना कि D1 D2 D3 ये सेम होते हैं, D8 D9 D10 ये सेम होते हैं। तो अब D8 देखिए दोनों में सेम हो गया है, और अब यहां पर भी 3 पेयर है, यहां पर भी 3 पेयर है, कोई एक्स्ट्रा पेयर नहीं आएगा अब, ठीक है, क्योंकि अब पेयरिंग बराबर होगी। यहां पर भी अब पेयरिंग होगी, यहां पर भी वही पेयरिंग होगी। तो अब यहां पर CFSE की वैल्यू D8 D9 और D10 तीनों के लिए बराबर आएगी, ठीक है। आई थिंक आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैं इसकी कैलकुलेट किए दे रहा हूं। तो -0.4 इंटू ये 6 इलेक्ट्रॉन है, प्लस का 6 प्लस 0.6 इंटू 2, ठीक है।
और कोई पेयरिंग कहीं पर भी नहीं आएगी तो यहीं पे आ जाएगा। ऐसे ही D9 के लिए आएगा और ऐसे D10 के लिए आएगा। आशा करता हूं कि आप निकाल लेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। अब मैं क्या करता हूं, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल का हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने टेट्राहेड्रल पे। अब हम आ जाते हैं अपने टेट्राहेड्रल पे। तो अगर टेट्राहेड्रल का केस देखें, अगर हम टेट्राहेड्रल का केस देखें तो टेट्राहेड्रल में जो हमारी स्प्लिटिंग होती है वो कुछ ऐसी होती है, यानी ठीक उससे अपोजिट। यहां पे बैरी सेंटर डेल्टा टी लिखेंगे। डेल्टा टी क्यों? क्योंकि अब स्प्लिटिंग एनर्जी किसके लिए निकाल रहे हैं? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। तो जो डेल्टा टी की वैल्यू लिखेंगे, अब देखिए हमने हमेशा बताया था कि 3 के साथ 4 आएगा, 2 के साथ 6 आएगा। ठीक है, ऊपर वाला प्लस आएगा, नीचे वाला माइनस आएगा। तो यहां पर ये क्या हो गए बेटा हमारे T2G, और ये क्या हो गए हमारे EG। तो यहां ऊपर प्लस आता है तो हम लिखेंगे, चलिए पहले माइनस के साथ लिख देते हैं। तो माइनस का 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG, ठीक है, प्लस 0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, और प्लस आपका x इंटू पेयरिंग एनर्जी। सारा कॉन्सेप्ट वही चलेगा जो अभी हम लोग पढ़कर आए। 1 by 1 हम लोग आराम से पेयरिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा CFSE थी, ये हमारा क्या था? CFSE थी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी हमारा आप ये समझ लीजिए कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमारी समाप्त हो चुकी है। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। काफी ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। वो आपको 3-4 ऐसे दे देगा, कॉम्प्लेक्स पूछेगा, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर सेट करो। तो बच्चों जैसे कि मान लीजिए ये मेटल है और ये लिगेंड है। ठीक है, ये मेटल है और ये लिगेंड है। मेटल और लिगेंड मिलके मान लो कोई MLX कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं और प्लस N चार्ज आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए LX मिलके ये एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। हमें इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी चेक करनी है। हमें इस कॉम्प्लेक्स की क्या चेक करनी है बच्चों? स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो डेल्टा G इक्वल टू होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, हाँ देखो स्टेबिलिटी चेक करनी है बच्चों। स्टेबिलिटी चेक करने का मतलब क्या है? आप लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा आप लोग एक खुद बताओ, चलो मैं इसको बाद में यूज करता हूं, थोड़ा सा यूज तो करूंगा ही थर्मोडायनेमिक्स का। अगर ये स्टेबल है, अगर आपका ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल है तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, यानी ये बहुत ज्यादा बनेगा, यानी ये बहुत ज्यादा बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर A से B बन रहा है इसका मतलब क्या है कि, और अपने आप बन रहा है। जैसे बर्फ को आप रख दीजिए इस वक्त इस टेम्परेचर में, तो पानी अपने आप बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यानी क्या है, यानी इस टेम्परेचर पे यानी गर्मी में आइस का वाटर में कन्वर्ट होना कैसी रिएक्शन है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और हर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जो G की वैल्यू होती है वो माइनस होती है। ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अभी इसी से समझ में आएगा। यानी अगर इस रिएक्शन के लिए हमारे लिए डेल्टा G की वैल्यू माइनस आ गई, इसका मतलब है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है। और अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है यानी ये स्टेबल है, और अगर ये स्टेबल है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और अगर ये स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा G की वैल्यू क्या आनी चाहिए? माइनस आनी चाहिए। तो हमें किसी ना किसी तरीके से अगर हमको ये चेक करना है, तो अगर डेल्टा G की वैल्यू माइनस आ गई तो हम जान लेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स हमारा बहुत स्टेबल है। तो डेल्टा G इक्वल टू होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ठीक है, और डेल्टा G को माइनस करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? डेल्टा H है और डेल्टा S है बेसिकली। तो डेल्टा H जो है आपका वो माइनस होना चाहिए और डेल्टा S जो है आपका वो प्लस होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर ये दोनों चीजें हैं तो डेल्टा G नेगेटिव आएगा, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। अच्छा अब हमको बस ये और चेक करना है कि ये दोनों चीजें कब हो सकती हैं, यानी डेल्टा H नेगेटिव कब हो सकता है और डेल्टा S पॉजिटिव कब हो सकता है। डेल्टा H नेगेटिव होने का मतलब है रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। क्या है बच्चों?
रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और डेल्टा एस पॉजिटिव होने का मतलब है कि उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है पॉजिटिव साइड में। कैसी हो रही है? पॉजिटिव हो रही है। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं कि कब डेल्टा एच नेगेटिव हो सकता है। चलो अभी इसको यहीं पे रुको और मेरी बात को ध्यान से सुनो। आप खुद बताओ एनर्जी कब ज्यादा रिलीज हो सकती है? जब ज्यादा रिपल्शन हो। बस बुद्धि में बैठालना, एनर्जी कब ज्यादा रिलीज हो सकती है? जब ज्यादा रिपल्शन हो। एनर्जी कब ज्यादा रिलीज हो सकती है? जब ज्यादा रिपल्शन हो। रिपल्शन ज्यादा कब हो सकता है? वही दो फैक्टर आ गए, दोनों के बीच में रिपल्शन जब कब ज्यादा हो सकता है? जब दोनों पास आए। दोनों पास कब आ सकते हैं, या एनर्जी कब ज्यादा रिलीज हो सकती है? दोनों पास कब आ सकते हैं? जब मेटल का जेड इफेक्टिव ज्यादा हो और या फिर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो। तो बस वही जो फैक्टर अभी हम लोगों ने पढ़े थे थोड़े दिन पहले कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कब ज्यादा होगी? जब जेड इफेक्टिव ज्यादा हो या चार्ज ज्यादा हो। तो अगर ये दोनों फैक्टर ज्यादा हैं तो डेल्टा एच आपकी रिलीज एनर्जी ज्यादा होगी, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं, अगर आपको ये नहीं याद करना है तो कोई बात नहीं, अगर हम सीधे सीधे कहें तो स्टेबिलिटी कब ज्यादा होगी? स्टेबिलिटी कब ज्यादा होगी? जब आपका डेल्टा ज्यादा होगा। अभी मैंने डेल्टा ओ या डेल्टा टी नहीं लिखा है क्योंकि मुझे क्या पता कि ऑक्टाहेड्रल के लिए हम लोग करेंगे कि टेट्राहेड्रल के लिए। जब स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी, और स्प्लिटिंग एनर्जी कब ज्यादा होगी? जब जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। ठीक है, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, या फिर जब पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम ज्यादा होगा। यानी अगर ये दो चीजें ज्यादा है तो स्टेबिलिटी हमारी ज्यादा होगी। लेकिन इसके अलावा एक और फैक्टर था, एंट्रोपी वाला, वो फैक्टर भी तो था। तो अब और जान लेते हैं। यानी हम अगर ये दोनों पॉइंट हटा के सीधा ये लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। क्या? हम अगर ये लिखना चाहें कि स्टेबिलिटी जो है हमारी वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी जेड इफेक्टिव पर, और डायरेक्टली डिपेंड करेगी पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम पर डिपेंड करेगी। ठीक है, और स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है बच्चों? और स्टेबिलिटी दो फैक्टर पे और डिपेंड करती है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, और डिपेंड करती है बच्चों चिलेशन पर। चिलेशन का मतलब होता है कि वो कितनी रिंग बना रहा है। आपको पता है कि जब रिंग बनती है तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है तो सिस्टम स्टेबल होता है। लेकिन इतना याद रखना कि वो जो रिंग बन रही है वो 5 या 6 मेंबर की हो, 3 मेंबर की नहीं। 3 मेंबर की तो रिंग बनती ही नहीं है, 4 की नहीं बनती है। 5 और 6 मेंबर की रिंग बन रही है, बहुत बढ़िया। 7 और 8 मेंबर की रिंग फिर से अनस्टेबल हो जाती है। अब आपके दिमाग में आएगा, सर हमको कैसे पता चलेगा कि रिंग बन रही है कि नहीं बन रही है, या कितने मेंबर की रिंग बन रही है? आपका यही क्वेश्चन आएगा। तो चिलेशन में लिख लो कि रिंग फॉर्मेशन। समझ में आया? तो ये 4 फैक्टर हो गए, 1 2 3 4। बस ये 4 ही फैक्टर चेक करने हैं और फटाक से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, हमको कैसे पता चलेगा कि कितने मेंबर की रिंग बन रही है ना? मैं बताता हूँ। अरे भैया, मैं सब बता चुका हूँ, इसीलिए मैंने शुरू से इस चैप्टर को पढ़ाया था। याद करो, जब मैंने लिगेंड बताए थे, फिलहाल आप ये नोट कर लीजिए। जब मैंने आपको लिगेंड बताए थे, तो जैसे मान लीजिए इथिलीन डाइअमीन है तो CH2 NH2 NH2 ये बताया था। यहाँ पर ये देते हैं, मान लो ये मेटल है और ये रिंग, ये बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। देखो कितने मेंबर की रिंग है, 1 2 3 4 5। क्या बात है! और क्या चाहिए आपको लाइफ में? 5 मेंबर की रिंग बन रही है। इथिलीन डाइमीन 5 मेंबर की रिंग बना रहा है। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि कितने मेंबर की रिंग बन रही है। ठीक है, एक सेकेंड। तो आइए कुछ क्वेश्चन कर लिए जाएं, आइए कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाएं। भाई कल वाले क्वेश्चन है NiCl4 -2, PdCl4 -2 और PtCl4 -2। कह रहा है बताओ इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर कुछ ये होगा, ये 3D है, ये 4D है, ये 5D है। क्यों ऐसा होता है ये मैं कल आपको बता चुका हूँ। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, COCN का होल 6
-4 और COCN का होल 6 -3। इनमें कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर चार्ज आएगा कोबाल्ट के ऊपर +2 और यहाँ पे चार्ज आएगा +3। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज किस में ज़्यादा है? इसमें ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। और केस देख लेते हैं, जैसे हाँ अब ये अच्छा केस है, NiDMg का होल ट्वाइस और यहाँ पर है NiEn का होल ट्वाइस +2। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखते हैं DMg का होल ट्वाइस, En का होल ट्वाइस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अच्छा एक बात और बतानी थी, हाँ बताता हूँ, पहले ये तो नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए यहाँ पर चार्ज भी सेम है, मेटल भी सेम है, तो Z इफेक्टिव बराबर होगा और चार्ज भी सेम है। अब हम किससे डिस्कस करें? अब हमारे पास दो चीज़ें रह गई, एक तो हमें लिगेंड की स्ट्रेंथ चेक करनी होगी कि कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रांग है, ठीक है, और दूसरा ये चेक करना होगा कि कितनी रिंग बना रही हैं। तो अब दो फैक्टर आ गए, एक रिंग बनाने वाला और एक तो रिंग बनाने वाला आ गया और एक स्ट्रांग या वीक आ गया। तो स्ट्रांग या वीक के ऊपर हम प्रेफरेंस देते हैं चिलेशन को। मतलब अगर चिलेशन ज़्यादा हो रहा है तो भले ही वो थोड़ा सा वीक होना, मतलब अगर चिलेशन ज़्यादा हो रहा है भले वो थोड़ा वीक हो, चिलेशन जीत जाएगा। तो जैसे ये DMG होता है, माना ये थोड़ा वीक है लेकिन DMG में ज़्यादा मेंबर की रिंग बनती है, तो DMG स्टेबल हो जाएगा EN की तुलना में। क्या मैं बता रहा हूँ, जरा मैं आपको एक बार खुल के बता देता हूँ, आप समझ नहीं पाए हो रहे होंगे, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि देखो अगर चार्ज वार्ज ज़्यादा है तब तो वो स्टेबल होगा, फिर इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो स्ट्रांग है कि वीक है। मतलब जो हमारी स्टेबिलिटी है, यानी आपको सबसे पहले पता क्या देखना है, Z इफेक्टिव देखना है, उसके बाद चार्ज देखना है, ठीक है, ये तो हो गई चीज़। स्टेबिलिटी इसके नीचे आते हैं कि अगर स्ट्रांग लिगेंड है, स्ट्रांग लिगेंड, और अगर यहां पे हम चेक करते हैं चिलेशन, तो देखो आपको ये दो फैक्टर पहले देखने हैं। अगर ये दो फैक्टर सेम है और फिर इन दोनों फैक्टर पे आते हैं, तो स्ट्रांग लिगेंड और चिलेशन में चिलेशन जीतेगा, यानी पहले आप चिलेशन को वैल्यू दोगे और चिलेशन भी अगर सेम आ रहा हो तब तो फिर ऑब्वियस ही बात है स्ट्रांग लिगेंड, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा है, देखो हर जो आपका लिगेंड होता है वो चिलेटिंग नहीं होता है, रिंग बनाए जरूरी नहीं है। साइनाइड है और वाटर है, ठीक है। अब देखो साइनाइड है और वाटर है, अब ये दोनों में से कोई रिंग नहीं बनाता, ठीक है ना, और साइनाइड स्ट्रांग है, तब तो हम साइनाइड को वैल्यू दे देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा है कि एक वीक लिगेंड है लेकिन चिलेटिंग अच्छा है, वीक है लेकिन चिलेटिंग अच्छा है, तो हम किसको वैल्यू देंगे? चिलेटिंग को वैल्यू देंगे, ठीक है ना। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही कंक्लूड करते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे आपका बस कल एक तो टॉपिक छोटे छोटे और बता देंगे, जैसे एक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है और कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, ये खत्म हो गया, उसका आइसोमेरिज्म चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए मन लगा के, कोई डाउट हुआ करे तो सुनो, अब मैं आपको बताता हूँ डाउट ऑफ कैसे पूछो। अगर आपको डाउट आता है, मैंने इस वीडियो के एंड में बोला है, तो जो आपका कमेंट सेक्शन है ना, ज्ञान साधना प्रतिष्ठान में कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे कमेंट कर दिया करो, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा इसका जवाब देने की, ठीक है। तो कल मिलते हैं फिर, बाय।